एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति फिजिक्स विद्या क्लासेस में। साथियों 27 फरवरी को जो पेपर होने वाला है मैथ का, उसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ 6 नंबर वाला, और पूरा मैं आपको सोल्यूशन दूंगा 70 में 70 कैसे लाएंगे। मैं आपको वहाँ कुछ बताया था और कुछ क्वेश्चन 6 नंबर वाले छूटे हुए थे। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप लोगों ने काफ़ी साथ और सपोर्ट दिया हमारे चैनल को, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि आपकी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, 95% आप आसानी से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। इस टाइप के सवाल हर साल आते हैं। अथवा का मतलब होता है या तो आपको पहला वाला करना है तो नीचे वाला करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी अथवा है। मैं सब बताऊंगा आपको, अथवा भी क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर इसका अथवा भी है। ठीक है, तो इतना आई होप हमने आपके सामने इतने क्वेश्चन लिए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, उसका अथवा वाला भी बताएंगे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। इस चीज़ को मैं रखते हुए कि आपके सामने मैं जिस तरीके से वीडियो दे रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से आपकी अगर तैयारी रहेगी तो कन्फर्म है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं कि आज की जो वीडियो बताने वाले हैं वो आपको बस यही सलूशन बताने वाले हैं कि आप अथवा वाला भी कैसे करेंगे और इसका वाला भी कैसे करेंगे। लेकिन देखिए, अगर एग्जाम में अथवा वाला भी क्वेश्चन आता है और ये वाला भी आता है, दोनों में से आप कोई एक ही करेंगे। ये नहीं कि दोनों उठा के कर दें। 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। जैसे आप तीसरा कर लिए तो अथवा वाला नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप अथवा वाला करेंगे तो तीसरा वाला नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अपने पास ये जो क्वेश्चन आया है काफ़ी पॉपुलर है, तो आपको संख्याएं बतानी है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कि किस तरीके से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा है 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। चलिए यही समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सोल्यूशन में हल में क्या लिखेंगे कि आपके पास क्या क्या दिया है। ठीक, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इकाई और दहाई मान के चलना है संख्याओं को। ठीक है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, 2 संख्याएं माननी है। ठीक, आइए समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग मानेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। माना इकाई का अंक कितना होगा, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, और दहाई का अंक मान लेते हैं क्या, वाई। ठीक है, तथा तथा दहाई तथा दहाई का अंक तथा दहाई का अंक वाई। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ 10 वाई भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब भी आप अंक को मानेंगे तो यक्स और वाई के टर्म मानेंगे, और जब सलूशन बनाएंगे इसका चेंज करने पे तो वहाँ लिख देंगे। तो अपने पास जो वास्तविक जो अपने पास दे रखा है कि वास्तविक संख्या क्या होगी, या अपने पास जो संख्या बनेगी वो कितनी होगी। वास्तविक रूप संख्या का जो रूप होगा वो यक्स और वाई से ही बनेगा। यक्स का मतलब 1 होता है और वाई का मतलब क्या होगा, दहाई। दहाई का मतलब 10 होगा। तो अपने पास जो संख्या बनेगी हम इसको यक्स प्लस 10 वाई लिख सकते हैं, या 10 वाई प्लस यक्स भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम अच्छे से समझना है कि आप इसको 10 वाई प्लस यक्स लिख सकते हैं या आप यक्स प्लस 10 वाई लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक, इकाई का मतलब 1 का गुणा करेंगे, दहाई का मतलब 2 का गुणा करेंगे। अब कह रहा है यदि उनकी संख्या को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। अगर आप संख्या को पलटते हैं और उनका योग करते हैं तो 66 आता है। ठीक है, पलटने से या पलटने पर बनी संख्या, जो आपके पास हम लोग संख्या पलट रहे हैं इससे जो बनेगी संख्या वो क्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम संख्या पलटेंगे तो इकाई की जगह दहाई हो जाएगा, दहाई की जगह क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो जाएगा 10 यक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जैसे आप संख्या को पलटते हैं, ठीक है, जैसे आप संख्या को पलटते हैं उनका योग क्या हो जाता है, 66 हो जाता है। तो क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। अपने पास जो भी संख्याएं थी उस संख्या का जो टर्म था प्रश्नानुसार, या आप कह सकते हैं कि प्रथम
चरण के अनुसार या जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है उसके अनुसार क्या करेंगे। प्रथम शर्तानुसार या शर्त के अनुसार सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर वाली लाइन पढ़ना है। ऊपर वाली लाइन में क्या बोला है, ऊपर वाली लाइन में ये बोला है कि ऐसी दो संख्याएं जिसका अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो जैसे आप इस संख्या को लिख दिए, अब जब इसको आप संख्या को पलटेंगे तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 66 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स, ये पहली संख्या थी, और जब संख्या को आप पलट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे, 66। ये क्वेश्चन में दे रखा है पहली शर्त में। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अपने पास x वाला x के साथ जाएगा, y वाला y के साथ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 10 और 1 11y हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ 10 और 1 11x हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे, 66। अगर आप देख रहे होंगे दोनों में 11 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, मतलब 11। तो जैसे आप 11 को कॉमन करेंगे अपने पास क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अपने पास बच जाएगा y प्लस एक्स, ठीक, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। अब अपने पास जो 11 है वो क्या है, मल्टीप्लाई, नीचे क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 11 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको 1 करके छोड़ देंगे, या फिर आप इसको याद रखिएगा, मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद रहे। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे शर्त को जो आपके लिखा है क्वेश्चन में। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, मतलब यही जो संख्या आप x और y माने थे, यहाँ देखिए बोला नहीं कि दहाई और इकाई का अंतर, यहाँ बोला सिर्फ संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है, घटा होता है। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। और यही आपके पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। और इस चीज़ को हमने इसी समीकरण, इसी वीडियो के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जाके आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। जो 1 घंटे की वीडियो उसमें बताया था कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ देंगे। जैसे 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो अपने पास देखिए क्या बनेगा, अपने पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6, और दूसरा बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 2। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे y कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये ऊपर प्लस नीचे क्या है माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 और 2 8, ठीक है। 2 से काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, x का मान। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री हैं, इस x की वैल्यू को 1 में और 2 में पुट कर देंगे। जैसे आप 1 में या 2 में करेंगे तब भी आपका रिजल्ट बनेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, या फिर 1 में कर देते हैं। चलिए मैं x की वैल्यू को 1 में ही कर देता हूँ। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है, ज़रा देखिए ऊपर 1 अपने पास था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। तो x की वैल्यू 4 करेंगे तो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। अब ये 4 प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 4, दैट इज़ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्या आपका यही रिजल्ट हो गया, नो, क्योंकि आपसे संख्या पूछा है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, 10y प्लस एक्स के फॉर्म में था। तो पहली जो संख्या है वो अपने पास कितनी है, संख्या पहले कितनी थी, 10y प्लस एक्स, ठीक। तो आप क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे वैल्यू को और y की जगह रखेंगे। और दूसरी संख्या क्या बन सकती है, ये तो पहली संख्या थी, क्योंकि पूछा कितनी संख्याएं बनेंगी, तो 2 संख्याएं बनेंगी भाई। तो पहली संख्याएं क्या हो जाएंगी, बता दिया। दूसरी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी 10x प्लस वाई, ठीक। अब यही बनेगा, आपकी वैल्यू को पुट कर देना है, 10 प्लस वाई की वैल्यू है 2 प्लस कितना, 4, तो हो जाएगा 20 और 4 24, ठीक है। ये पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणे x की जगह 4 प्लस y की जगह 2, 10 चौक 40 और 2 42। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को, दोनों को।
और कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ और ये तब तक लाता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो। अभी मैं ये पेपर का सलूशन दे रहा हूँ, फिर एक एक पेपर उठाऊँगा और एक एक पेपर को सलूशन के साथ पूरे प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा दूंगा। बट आप साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए अब हमको क्या क्या करने वाले हैं, दूसरे में अथवा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको समझेंगे हम लोग। दूसरा हम कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आपको बताना है सोनू और नीरू की आयु कितनी है। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ऐसा मत करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लें, 3 का अथवा भी कर लें, 12 नंबर मिल जाएगा। 12 नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 6 ही नंबर मिलेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक एग्जाम में करेंगे, या तो अथवा करेंगे या तो जो दिया उसी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 गुनी थी। ठीक है, ये वाला भी आपको पढ़ के सुनाया था, तो इसका हल देखिए कैसे करेंगे अथवा वाले का। सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ मान लेना है। माना माना सवाल के अनुसार अगर देखा जाए तो नूरी की आयु, अगर मैं नूरी की आयु मान लेता हूँ, माना नूरी की वर्तमान आयु अगर एक सपोज कर लेता हूँ, तो सवाल में क्या कह रहा है, x वर्ष। अगर हम नूरी की आयु x वर्ष मान ले तथा सोनू की वर्तमान आयु तब क्या हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु जो हो जाएगी आपके पास, अगर उसको y कर लें, सपोज क्या मान लें, y वर्ष मान लें। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, या शर्त के अनुसार हमने मान लिया नूरी की आयु x है और सोनू की आयु क्या है, y है। 5 वर्ष पूर्व जहाँ भी रहेगा आप सवाल में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ध्यान देना है। 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु या नूरी की वर्तमान आयु, पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके पास, माइनस। अगर सवाल में ही पश्चात होता या बाद होता तो क्या लगाते, प्लस लगाते। ठीक, तो यहाँ जो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी नूरी की आयु, तो जाएगा x-5। ठीक, x-5 वर्ष। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने पास जो सोनू की वर्तमान आयु होगी 5 वर्ष पूर्व, सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y-5। आई होप आप समझे होंगे y-5 किस तरीके से हमने लिखा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। ठीक है, अगर ये बोला था 5 वर्ष बाद तो लिखते x+5 y+5, लेकिन यहाँ पूर्व बोल रहा है इसलिए लगाएंगे माइनस। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार अनुसार या प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार ये क्या कहना चाहता है, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, जरा देखिए सवाल में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व, जब भी आप इक्वेशन को लिखते हैं तो रिलेट करने के लिए दोनों को पहले इक्वल लिख देते हैं। ठीक, अब जो सवाल में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो कौन 3 गुनी है, सोनू की आयु। तो सोनू क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना होता है इक्वेशन जब भी दिया रहेगा। तो हो जाएगा x-5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 3×5=15। अब देखिए y को एक तरफ ले लीजिए, हो जाएगा x-3y
इज इक्वल टू -15 + 5। ठीक है, अपने पास बन जाएगा यक्स -3y इज इक्वल टू -10। ठीक, इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, अगर दूसरी शर्त के अनुसार देखें, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार देखा जाए तो सवाल में देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अगर 10 वर्ष पश्चात देखेंगे, 10 वर्ष बाद, तो नूरी की आयु में 10 जुड़ जाएगा और सोनू की आयु में 10 जुड़ जाएगा। तो 10 वर्ष बाद या पश्चात, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास यक्स + 10। ठीक, क्या हो जाएगी, यक्स + 10 वर्ष। ऐसे ही किसका लिख लेंगे, 10 वर्ष बाद सोनू की सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y + 10, y + 10 वर्ष। ध्यान से देखिएगा एकदम। अब देखिए, द्वितीय शर्तानुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है अपने पास यक्स + 10 है और सोनू की आयु है y + 10। तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी, तो दुगनी में कौन बोल रहा है, सोनू की आयु में 2 से गुणा हो जाएगा। अब यक्स + 10 बराबर 2y + 2 दहा में 20। ठीक, अब क्या बन जाएगा, यक्स और y की तरफ करिए, यक्स -2y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 10। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स -2y इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब 1 और 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर देखा जाए तो यक्स यक्स दोनों में है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो मैं बोलूँगा समीकरण 1 का समीकरण 2 के साथ क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब समीकरण नंबर अगर 1 में चला जाए तो अपने पास समीकरण नंबर यक्स 1 क्या है, यक्स -3y इज इक्वल टू -10 है। और दूसरा अपने पास आपको दिख रहा होगा यक्स -2y इज इक्वल टू 10 है। घटाते वक्त हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट साइन का यूज करते हैं। जहाँ प्लस होगा वहाँ लगाएंगे माइनस। नीचे देखिए प्लस है यक्स का, तो लगा देंगे माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक, अब यक्स यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब 3 में से घटाएंगे 2 तो बच जाएगा -y। अभी दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े का सिंबल लिखेंगे, वाई माइनस माइनस कट जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, मतलब 20 वर्ष। अब वाई क्या माना गया था, सोनू की आयु, मतलब सोनू की वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष। अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, 2 में रखेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखिए। 2 क्या है, ये 2 अपने पास है यक्स -2y इज इक्वल टू 10। तो y की जगह रख देंगे यक्स -2 × y की जगह 20 इज इक्वल टू 10। तो हो जाएगा यक्स -40 बराबर 10। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 40, क्योंकि माइनस है
उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। ओवरऑल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। इसका मतलब है सवाल में 50 वर्ष। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो नूरी की आयु थी वो 50 वर्ष है और सोनू की आयु कितना है 20 वर्ष। चूँकि नूरी की चूँकि नूरी की आयु हमने क्या माना था यक्स, तो यक्स का मान कितना है, देखिए यक्स का मान अपने पास है 50 वर्ष लिख देंगे। ठीक, और सोनू की आयु कितनी आ गई अपने पास, सोनू क्या माना था वाई माना था, तो सोनू की आयु हो जाएगी आपके पास, सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। क्या हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो साथियों वीडियो में ज़रूर कमेंट में बताएं कि जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके सामने ला सकूं नेक्स्ट चैप्टर की। और प्रीवियस ईयर जितने भी हैं मैं उसी को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना आपको एग्ज़ाम में। अब देखिए ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर पे देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, आइए समझते हैं। अवनमन कोण के बारे में हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि ऐसा कोण जो कहाँ बनता हो, ऊपर बनता हो। जैसे जहाज जो कोण बनाएगा या जो चिड़िया बनाएगी उसके क्या बोलते हैं अवनमन कोण। और अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये अवनमन कोण के बारे में आपको ऊपर बनाने का प्रयास किया। ठीक, ये मान लेते हैं आपके पास एक भवन है। क्या मान लेते हैं, एक भवन है। ठीक है, अब समझते हैं ये अपने पास बहुमंजिल भवन हो गया। एक छोटा सा बना लेते हैं, ये भवन अपने पास हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए जो भवन होगा, भवन अपने पास इसका भवन का ये भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। ये 8 मीटर ऊंचा आपके पास क्या है भवन है। और बहुमंजिल भवन का मतलब जो उससे बड़ी मंजिल, मतलब कि जिसको बोलते हैं एक प्रकार से बिल्डिंग। ठीक, तो ये अपने पास 8 मीटर है। अवनमन कोण पहले 30 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है 45 बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 30 मिला देंगे इसको मिला देंगे इसके साथ, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 30 डिग्री। इसको यहाँ से मिला देंगे। लेकिन देखिए जितना आपके पास नीचे का पोर्शन होगा उतना ही कहाँ का होगा, ऊपर का भी होगा। दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। ये 30 डिग्री होगा। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे अवनमन कोण है। अवनमन कोण जो बनेगा वही यहाँ नीचे भी बनेगा, क्योंकि मैं आपको बताया था ये दोनों कैसे होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं, मतलब कि एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, चलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी। इसको कुछ सपोज कर लेते हैं ए बी सी, इसको डी कर लेते हैं, ऊपर वाले को ई कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ समझना आपने ये कि अगर ये 8 थे भी कितना होगा 8 होगा। ठीक, और जित इसको मान लेते हैं अपने पास ऊंचाई है यश मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो नीचे का जो दूरी है उसको मान लेते हैं यक्स, या फिर आप वाई भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को यक्स सपोज कर ले रहा हूँ, तो ये भी कितना होगा यक्स। देखिए एग्ज़ाम में से ऐसे ही करना है, एकदम क्लियर कॉपी होनी चाहिए तभी आपको अच्छा नंबर मिलता है। ठीक, तो आई होप इस फिगर के बारे में आप समझे होंगे कि ये 8 और 8 कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों ही क्या है सेम है। ठीक, और अवनमन कोण और अपने पास जो दिया है 30 और 45 उसको हमने लिख दिया। और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने x मान लिया था और ऊंचाई कितना हो गया h हो गया। आइए समझते सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक छोटा वाला त्रिभुज ले सकते हैं और बड़ा वाला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक त्रिभुज लूँगा, दोनों में से कोई एक। ठीक, जो आपको ये दिख रहा होगा, पहले ले लेता हूँ ई
DA में छोटा वाला त्रिभुज लेने वाले हैं, जिससे पहले यहाँ से h का वैल्यू को निकाल सकें, क्योंकि h और x दोनों चाहिए। तो रिलेट करेंगे, पहले रिलेट करने के बाद ही निकल पाएगा x और h में। और आपको याद रखना है लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो tan का। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे EDA में, ठीक है। EDA में क्या हो जाएगा आपके पास EDA में अगर हम लें tan बराबर हो जाएगा ED/DA, तो लिख देंगे हम लोग ED/DA या AD। और ये किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री क्या, tan थीटा के। थीटा का मतलब 30 डिग्री दिया है, देख रहे हैं। अब ED का मान अपने पास है h, फिगर में देखा जाए तो AD का मान है x, तो आपके पास हो जाएगा ऊपर h और नीचे x इज इक्वल टू tan टीसन्स का मान आपको याद रखना है 1/√3 होता है, 1/√3। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी √3 इंटू h, √3 इंटू h हो जाएगा। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर दूसरा अपने पास ट्रायंगल देखें तो आपके पास से बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा ECB में। तो इस वाले में ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ECB में। तो देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगेगा अपने पास EC/BC, वही लंब बटा आधार। तो हो जाएगा अपने पास ट्रायंगल ECB में, ठीक है। ECB में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा EC/BC। ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 45 डिग्री के। अब EC की जो वैल्यू होगी फिगर से देखें तो वो हो जाएगा h+8, क्योंकि दोनों दूरी को ऐड करेंगे तभी पूरा मिलेगा, ठीक है। हो जाएगा h+8/x, तो हो जाएगा h+8/x। BC की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू कितना, 1। अब अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या h+8 इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो अपने पास x की वैल्यू को अगर हम लोग यूज कर लें, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोल देंगे कि x की वैल्यू समीकरण 1 की वैल्यू 2 में रखने पर आसानी से निकल जाएगा अपने पास। तो यहाँ बोलने वाले हैं h+8 इज इक्वल टू x मीन्स कितना, ये पूरी वैल्यू h√3, तो रख सकते हैं h√3। हमको हाइट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, h को एक तरफ कर लेंगे, तो जाएगा 8 इज इक्वल टू h√3 माइनस h। दोनों में कॉमन क्या जाएगा, h जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा √3 -1, ठीक हो जाएगा। ये देखिए √3 -1 क्या है, मल्टीप्लाई, नीचे आगे क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो हो जाएगा √3 -1 नीचे चला आएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई था, नीचे क्या बन जाएगा, डिवाइड। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परमेगुलर कर देंगे। इस जो आपके पास दिया है, परमेगुलर कैसे करते हैं, जो भी नंबर दिया होगा उसका अपोजिट साइन लिखते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई। तो √3 रहेगा, +1 कर देंगे, नीचे भी लिखेंगे √3 +1 इज इक्वल टू कितना, h। आपको पता होना चाहिए a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। अगर नीचे देखें तो ऊपर तो बन जाएगा 8 ब्रैकेट के अंदर √3 +1, और नीचे बन जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 √3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8
रूट में 3+1, रूट में 3+1 अपान √3 का स्क्वायर 3 आएगा -1, ठीक है, हो जाएगा 8। फिर रूट में 3+1 अपान 2, 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 रूट के अंदर 3+1 इज इक्वल टू कितना h। ये आपके पास उस भवन की क्या हो गई ऊंचाई, जो बहुमंजिल भवन था उसकी ऊंचाई हुई कितनी, ये 4 रूट में 3+1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, चूँकि मुझे पता है बहुमंजिली या बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, जो बहुमंजिल भवन थे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अभी निकाला 4 EH का मान है। तो देखिए अपने पास पूरी जो ऊंचाई हो जाएगी h+8 थी, तो h का मान कितना निकाला हम लोगों ने, ये निकाला 4 रूट में 3+1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 रूट में 3+1 प्लस कितना 8। तो अपने पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 रूट 3 हो जाएगा और +4 हो जाएगा, 4 रूट 3 +4 और +8, तो ये बन जाएगा अपने पास 4 रूट 3 + 12, कितना बन जाएगा 12। अब दोनों में 4 कॉमन कर सकते हैं, ये इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या फ़ायदा कॉमन करने से, ये 12 + 4 रूट 3 क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा किसका, जो आपके पास भवन दे रखा था बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अभी इसमें क्या बचा है, दोनों के बीच की दूरी बताना था, तो दोनों के बीच की दूरी क्या निकलेगी, अगर हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 से देखें, समीकरण अगर 1 को देखा जाए तो समीकरण 1 में था आपके पास x = h√3, तो h की वैल्यू को रख देंगे, तो जाएगा x = था h√3, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू को पुट करके, और h की वैल्यू क्या थी 4 रूट में 3+1 थी, तो 4 रूट में 3+1 और इंटू कितना √3 तो रहेगा ही, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ करेंगे, 4 का करेंगे √3 का करेंगे, तो इसका मतलब √3 से 3 आएगा, तो हो जाएगा 4 √3 और √3, तो मतलब क्या आ जाएगा, पहले अब एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे दो भवनों के बीच की दूरी, अब इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, इतने पे छोड़ भी सकते हैं। अगर x माना गया था तो अपने पास क्या है BC, और BC की वैल्यू अपने पास ये पूरी है, तो इसको वैसे लिख सकते हैं या फिर सॉल्व कर लें, रूट में 3+1 इंटू कितना रूट में 3, अब हो जाएगा 4 करेंगे √3 का √3 में हो जाएगा 3, √3 हो जाएगा यहाँ पे, अंदर कर देंगे 4 3 जा 12 प्लस 4 √3, क्या हो जाएगा 4 √3, यही क्या आ जाएगी आपके पास दोनों भवनों के बीच की दूरी, मीटर दिया है तो मीटर में लिख लेंगे, ठीक है, यही दोनों आपके पास आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको पूरा किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे वो भी क्या हो जाए, पास हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, मीनार के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बार आपको √3 की वैल्यू 1.732 यूज करना है। अगर सवाल में दे रखा है तब तो आप यूज जरूर करेंगे, अगर नहीं दिया रहता तब हम लोग वही रख लेते √3/2।
जो भी रहता है वही लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप अथवाला कर रहे हैं तो आप अथवाला ही बनाएंगे। दोनों क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, चलिए बनाते हैं फिगर को। ये हो गया आपके पास, आधार बना लिया। एक भूमि की एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 10 मीटर ऊंचा क्या बनाएंगे, भवन बनाएंगे। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक प्रकार से हम बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु को हो जाएगा पी। बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो ये हमने मान लिया भवन जो है 10 मीटर ऊंचा है। इसका उन्नयन कोण आपको हमेशा याद रखना, कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा कितनी डिग्री, 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। भवन का शिखर क्या है, ये है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक ध्वज। ध्वज का मतलब झंडा। तो देखिए थोड़ा सा मेरा अच्छा वाला झंडा है देखिएगा थोड़ा, ये लहरा दिया हमने। ठीक है, ये लहर रहा अपना झंडा, क्योंकि अब 26 जनवरी आने वाला है तो झंडा लहरेगा ही। ध्वज को लहराया गया और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पी से देखिए ध्वज का शिखर कौन होगा, ऊपर वाला, यही, हाँ ये पॉइंट होगा। और इसको जब आप मिला रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन रहा है साथियों, 45 डिग्री। ठीक, तो कह रहे हैं ध्वज की लंबाई, मतलब ये कितना है, और बिंदु पी से भवन की दूरी ये वाली बतानी है, और ये नीचे वाली बतानी दूरी, ये वाली और ये वाली। ठीक, तो इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, ए पी ए है। अब कुछ मान लेते हैं, इसकी ये लंबाई, अर्थात ये लंब हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, आप इसको तैयार जरूर करिएगा साथियों। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हल में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ध्वज दंड की लंबाई, हम लोग इसको सपोज करेंगे कुछ, मान लेते हैं कितना है, ये अच्छा है, पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं कितना है, ये अच्छा है। ए क्यू का मान कितना है निकालना है, और इसी को हम लोग मान लेंगे एच। ठीक है, बिंदु पी से ये भी निकालना है आपको, देखेंगे बिंदु पी से भवन की दूरी, ये भी नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगी, पी और बी, इसको बोल रहे हैं आधार, पी और बी, इस पे भी लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, दोनों ही निकालना है। तो चलिए त्रिभुज ले लेते हैं पहले, पी बी और ए में। अगर देखा जाए त्रिभुज पी बी ए में, जो छोटा वाला को दिख रहा होगा, पी बी ए, ये जिस पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, पहले उसको ले लेना 30 डिग्री वाला। तो लंब और आधार में किसका संबंध है, टेन का। 99% क्वेश्चन में टेन लगेगा, आपको याद रखना है। 1% ऐसा होगा जिसपे कॉट या अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लग सकता है। तो आपके पास हो जाएगा पी बी अपन पी क्यू, पी बी अपन पी और बी हो जाएगा, तो जाएगा 10, पी में 30 डिग्री दिया है, बराबर कर देंगे, ए बी का मान दे रखा है 10, नीचे पी और क्यू का मान नहीं पता है, पी और बी का, पी क्यू कह रहे हैं सॉरी, तो हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 इज इक्वल टू 10/पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू 10√3, तो हो जाएगा 10√3। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है, अभी तक इतना तो आंसर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है कि आपको यूज करना है इसकी वैल्यू, तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन लिख देंगे तो आसानी होगी समझने में। ठीक, अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज क्यू बी पी में, फिर वही लगाएंगे 10 वाला फार्मूला,
देखिए यहाँ से ये और ये वाली दूरी, ठीक। अब ये हो जाएगा आपके पास लंब, कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो अपने पास हो जाएगा टेन पी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू और बी पूरी डिस्टेंस आएगा क्यू और बी अपान पी और बी, ठीक। अब टेन यहाँ क्या लिखेंगे 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपके पास क्यू बी का मान कितना है 10 प्लस क्यू और ए, लिख सकते हैं क्यू ए प्लस 10 या फिर ए बी अपान कितना पी बी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, बात वही है, पहले हमने लिख दिया है। अब टेन 45 का मान होता है 1, क्यू ए का मान हमको निकालना है, तो क्यू ए तो ऐसे रहेगा, प्लस करेंगे ए बी मीन्स कितना 10, ठीक, पूरे के बाई पी बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, तो पहले पी बी की मान कितना है 10√3। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो अपने पास बन जाएगा 10√3 इज इक्वल टू क्यू ए प्लस कितना 10। अब अपने को क्या चाहिए क्यू ए का मान, तो इसको 10 को कहाँ कर देंगे इधर भेज देंगे, तो जाएगा 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ए। तो दोनों में कॉमन क्या जाएगा, दोनों में कॉमन जाएगा √10, ठीक। तो अंदर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, और यहाँ पे यूज करना है √3 माइनस 1 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी यूज करना है 1.732, तो हो जाएगा 1.732 माइनस कितना 10 इज इक्वल टू क्यू ए। अब जैसे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक इसका डेसिमल खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू ए बराबर, हमने इसको इधर लाया और इसको इधर भेजेंगे, ठीक। तो हो जाएगा 17.32 माइनस कितना 10, तो 10 घटा लेंगे तो हो जाएगा 7.32 मीटर, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा क्यू ए का मान आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्यू ए का मान होगा। आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से हमने पी बी और क्यू ए का मान निकाला। तो साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर सेमी है और इसकी ऊपरी सतह जो खुला हुआ है से सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आप बर्तन की बात करेंगे तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे, ठीक है। शंकु क्या होता है जिसको बोलते हैं कौन्स, ये जोकर की टोपी की जैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक शंकु का फॉर्मेशन करेंगे। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, तो शंकु को बनाना है लेकिन कैसे बनाना है उल्टा बनाना है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है शंकु होगा जिसको बोलते हैं जोकर की टोपी, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेमी, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेमी है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक दे रखा है सवाल में कि ये है 8 सेमी ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या ऊपरी सिरे कितनी है 5, तो देखेंगे ये ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है 5, ठीक। आगे देखा जाए तो जिसमें इस बर्तन में शीशे की कुछ गोले जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी वाला एक गोला है। अब इसके अंदर हम ऐसे गोले रख रहे हैं, ये सब मान लेते हैं गोला है, कांच का शीशा है जिसको रख रहे हैं, तो इसमें जो रख रहे हैं सबकी त्रिज्या कितनी है
0.5 है। ठीक, तो r का मान 0.5 उस गोले की त्रिज्या है जिसको हम जो कांच डाल रहे हैं उसके अंदर बर्तन में। इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना है उसमें से कितना निकल रहा है बाहर, 1/4 मतलब 1/4 भाग। ठीक है, यही जो पहले जो भी इसका आयतन होगा उसके आयतन में 1/4 करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे। माना शंकु की त्रिज्या, हमने मान लिया शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है। इसको कैपिटल R कर लेते हैं, इसको स्मॉल r कर लेते हैं जिससे आसानी हो निकालने में। शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है, तो तब गोले की त्रिज्या स्मॉल r होगी, क्योंकि अगर उसने कैपिटल मान लिया तो इसको स्मॉल मानना पड़ेगा। अब दोनों का आयतन निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये सभी गोला है तो गोले का आयतन का फार्मूला अलग लगाएंगे और शंकु के आयतन का फार्मूला अलग लगाएंगे। माना शीशे की n गोलियां हैं। हमने मान लिया शीशे के अंदर कितनी गोलियां हैं, n अभी तो बोला नहीं कि 2 है, 4 है, 6 है। माना शीशे की n गोलियां शंकु में हैं, शंकु के अंदर हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है समझिए जरा। हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे और गोले का आयतन निकालेंगे। ठीक, चलिए जब शंकु का आयतन जो होगा, शंकु के आयतन में ये गोला रखा गया है, इसका मतलब कौन ज़्यादा है, शंकु का आयतन ज़्यादा है, शीशे का आयतन क्या है, कम है गोले का। तो शीशे की गोलियों, ठीक है, तो शीशे की गोलियों की, ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, शीशे की गोलियों का आयतन निकाल लेंगे। शीशे की गोलियों का आयतन क्या है, ठीक है, शीशे की गोलियों का जो आयतन होगा वो बाहर निकले हुए पानी का जो आयतन होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। देखिए जितना आप कांच के अंदर गोली डालेंगे उतना ही पानी क्या होगा, बाहर होगा उससे, वही ये कहना चाहता है। तो हमने माना था n गोलियां हैं, तो n गोलियां हो जाएगी, n गोली कर सकते हैं n गुणे 1 गोली का आयतन, n गुणे 1 गोली का आयतन ये बराबर होगा 1/4। सवाल में बोला है कि 1/4 है, तो 1/4। अब ये पूरा शंकु है तो शंकु का आयतन, ठीक, शंकु का आयतन यहाँ लिख देंगे कितना, n गुणे 1 गोली का आयतन। अब आपको याद रखना है गोले का जो आयतन होता है वो कितना होगा, जो गोले का आयतन होगा 4/3 होता है, πr³ होता है, इज इक्वल टू करेंगे 1/4 इंटू शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 ये कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तभी आगे कर देंगे, कर सकते हैं, यही कर देंगे तो आसानी रहेगी। और एक पाई से पाई भी यहाँ बच जाएगा 4nr³ स्मॉल में, और कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, r²h/4। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिस्टम हो जाएगा n³ r²h हो जाएगा। सबकी वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे 16 इंटू n गुणे r³, इसकी वैल्यू कितनी 0.5 थी अभी देखा हमने, तो इंटू 0.5 का होल क्यूब, या 3 बार इसको लिख दें r³, r की वैल्यू अपने पास दे रखी थी 5, 3 बार 5 लिख देंगे इंटू
एच का मान दिया था 8। सबको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा 2 गुणे एन गुणे 5 पच्चे 25 लिख सकते हैं। लेकिन पहले हमने इसे क्या किया इसको समझाने के लिए आपको सिंप्लीफाई किया। 2 5 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5, 1 5 से 5 काट देंगे, 10 दहा में कितना हो जाएगा 100। मतलब यन अपान 10 दहा में 100 बराबर कितना 1। तो यन बराबर क्या आ जाएगा, यन बराबर आपके पास हो जाएगा 100। इसका मतलब उसके अंदर कितनी गोलियां रखी गई होंगी, 100 गोलियां रखी गई होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितनी उसके अंदर गोलियां रखी गई हैं। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन इसका सेम ऐसे ही। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के बर्तन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार व्यास भाग का व्यास 8.5 सेमी। इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने अज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी होता है। तो कांच की जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही है उत्तर या गलत है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मानक आंतरिक मापन है, मतलब वो ऐसा मान रहा है, आपको ये बताना है। तो एक गोलेकार कांच के बर्तन का जो आकार है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप बर्तन का आकार बनाएंगे। तो देखिए बर्तन का आकार कैसे है, ये हम आपको सामने बर्तन का आकार बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास बर्तन बन गया। अब क्या रहा है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास कितना 2 सेमी। तो देखिए ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी है, ठीक, और ये बर्तन का जो व्यास है वो कितना है 2 सेमी। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, व्यास 2 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। ठीक है, मतलब 1 होगी। आगे समझते हैं, जबकि गोलाकार जो व्यास है उसकी त्रिज्या व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा कर एक बच्चे ने अज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस, मतलब आपको ये बताना है कि इसका जो आयतन है 345 दे रखा है, ऐसा आपको जांच करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या, मान लिया हमने गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, और ये दे रखा है 8.5 पूरा दे रखा है ना, कि गोले का व्यास दिया है। क्योंकि ये डी का मान है तो आर किसका होगा, इसका आधा हो जाएगा, बाय 2 कर लेंगे, व्यास दिया था। तो हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, 2 चौका 8, 2 2 4 2 5 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, माना बेलन, माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आर बराबर ये हो जाएगी 2/2। 2 से 2 काट देंगे, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यास दे रखा था 2। तो कुल जो आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि बेलन का आयतन जो है और गोले का आयतन दोनों को ऐड कर लेंगे तभी तो मिल पाएगा कुल आयतन। तो क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस करेंगे बेलन का आयतन, फिर होगा कितना, गोले का आयतन अभी बताया आपको हमने 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन बताया 1/3 बेलन का आयतन था। ठीक है, पाई आर स्क्वायर रचता उस शंकु का था। ठीक, 4/3 को वैसे कर लेंगे, दोनों में कॉमन जाएगा पाई, तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब सबकी वैल्यू को पुट करिए, 3.14 रखा था,
इसकी वैल्यू, और यहाँ पे 4/3 रहेगा। कैपिटल आर का मान आपके पास दे रखा है 4.25 प्लस स्मॉल आर का मान 1 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 8 दे रखा था सवाल में, देखेंगे ऊपर। तो ज़रा इसको सॉल्व करिए। 3.14 ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, और आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 346 इंटू 51 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो उसने बताया था उसका आंसर लमसम उसके बराबर है। इसने बोला था 345 है, और ये कितना आ गया आपके पास। तो इसका जो उत्तर की जांच जो है सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।